नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के पन्नों में थोड़ा पीछे चलेंगे, छोटा नागपुर, और बात करेंगे एक ऐसे आंदोलन की जिसने जमीन की लड़ाई को एक राजनीतिक पहचान दी, सरदारी आंदोलन। हाँ बिल्कुल। हमारे पास सरदारी आंदोलन भूमि संघर्ष की कहानी नाम के दस्तावेज की कुछ अंश है, तो आज कोशिश रहेगी कि इन्हीं के सहारे इस पूरे मामले की, आप कह सकते हैं, परतों को खोला जाए। समझेंगे कि सिर्फ जमीन का झगड़ा क्यों नहीं था और कैसे ये इतना बड़ा बन गया। हाँ, और ये जरूरी भी है समझना। देखिए, ये आंदोलन पनपा 19वीं सदी के उत्तरार्ध में। एक ऐसा टाइम था वो जब छोटा नागपुर में जो आदिवासियों की पारंपरिक भूमि व्यवस्था थी और जो बाहरी हस्तक्षेप बढ़ रहा था, उसके बीच टेंशन काफी बढ़ गई थी। मतलब अंदरूनी सिस्टम और बाहरी दबाव के बीच टकराहट। बिल्कुल। और हम यही देखेंगे कि कैसे ये जमीन से जुड़े छोटे छोटे विवाद एक बड़े आंदोलन का रूप ले लेते हैं, और फिर इसका बिरसा मुंडा के आंदोलन से क्या कनेक्शन बनता है, वो भी बड़ा दिलचस्प मोड़ है। अच्छा, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है, जैसा आपने कहा, 19वीं सदी में, 1858 के आसपास। स्रोत बताते हैं कि छोटा नागपुर खास में जमीन को लेकर काफी उपद्रव हुए, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये आग सोनपुर, बिसिया, दोईसा, खुरबुरा तक फैली, काफी बड़े इलाके में। हाँ, काफी फैल गया था। अक्टूबर 1858 तक आते आते कई गांवों के जो ईसाई रैयत थे, मतलब किसान, वो अपने जमींदारों के खिलाफ खुलकर सामने आ गए। उनको लगता था कि जमींदार उनका हक मार रहे हैं। नवंबर तक तो हालत ऐसे हो गए कि जागीरदारों और रैयतों के बीच सीधी लड़ाई की नौबत आ गई, मारपीट तक। माहौल बहुत गर्म था। और इस सारे फसाद की, आप कह सकते हैं, जड़ में थी भुईहरी जमीन। ये शब्द बहुत जरूरी है यहाँ। भुईहरी मतलब वो जमीन जिससे मूल निवासियों ने, उनके पुरखों ने जंगल साफ करके खेती लायक बनाया था, जिस पर उनका एक तरह से पारंपरिक हक था। हाँ, पुश्तैनी हक। बिल्कुल, पुश्तैनी हक। तो पूरे भुईहरी क्षेत्र में ये आंदोलन फैल चुका था। तो मतलब ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा भर नहीं था, ये उनकी पहचान, उनके इतिहास से जुड़ा हुआ था। बिल्कुल सही। और जब हालात बिगड़ने लगे तो सरकार को लगा कि भाई अब कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने तय किया कि पहले तो ये पता लगाया जाए कि कौन सी जमीन असल में भुईहरी है, उसकी एक परिभाषा तय हो, उसका बाकायदा सर्वे हो, और ये जिम्मेदारी दी गई लाल लोकनाथ शाही को। लेकिन यहीं पर कहानी में एक मोड़ आता है ना? अगस्त 1862 में लाल लोकनाथ की मौत हो गई, और स्रोत ये भी बताते हैं कि तब तक वो सिर्फ शायद करीब 427 गांव का ही सर्वे कर पाए थे। तो काम तो अधूरा रह गया। हाँ, काम अधूरा रह गया। और उससे भी बड़ी बात ये थी कि मुंडा समुदाय को इस सर्वे से वैसे भी कोई खास उम्मीद थी नहीं, भरोसा नहीं था। उनको लगता था कि कोई गैर मुंडा अफसर है तो वो उनके साथ उनकी जमीनों के मामले में न्याय कैसे कर सकता है। ये शक, ये अविश्वास शुरू से ही था। अच्छा। और ये अविश्वास आगे चलकर बहुत मायने रखेगा। तो सर्वे शुरू तो हुआ, पर न पूरा हुआ न भरोसा जमा। तो फिर अगले करीब 20 साल, मतलब 1862 से 1881 तक, क्या झगड़े चलते रहे? हाँ, बिल्कुल चलते रहे। जमींदारों और रैयतों के बीच ये टकराव कम नहीं हुआ, अलग अलग इलाकों में चलता रहा। फिर 1867 में जो ईसाई रैयत थे, उन्होंने एक और बड़ा कदम उठाया। इस बार वो सीधे लोकल सरकारी अफसरों और यहाँ तक कि छोटा नागपुर के राजा के खिलाफ याचिका लेके पहुंच गए। अरे वाह, ये तो सीधी टक्कर। इसका कुछ असर हुआ? सरकार पर दबाव बना? हाँ, असर तो हुआ। सरकार पर प्रेशर बना और उन्होंने 1867 में एक कानून पास किया, एक अधिनियम। इसमें कहा गया कि पिछले 20 सालों में जिन रैयतों से उनकी भूईहरी जमीन जबरदस्ती छीनी गई है, वो उन्हें वापस दी जाएगी। और इसका आधार क्या था? वही सबूत जो लाल लोकनाथ ने अपने अधूरे सर्वे में जमा किए थे। तो कुछ उम्मीद तो जगी होगी रैयतों में कि चलो अब जमीन वापस मिलेगी। 1867 से 1880 तक ये जमीन लौटाने का काम चला भी। करीब 2482 गांव की रजिस्ट्री हुई। इससे भुईहरी और मझियस कास्ट से जुड़े कुछ विवाद तो शायद सुलझे होंगे। ये मझियस क्या था वैसे? मझियस मतलब वो जमीनें जो जमींदार की खास अपनी होती थीं, जिन पर वो खुद खेती करवाते थे। तो हाँ, इस कानून से भुईहरी और मझियस को लेकर कुछ स्पष्टता आई, कुछ झगड़े निपटे भी। लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा है, सरदार यानी जो आंदोलन के नेता थे, वो इससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हुए, जरा भी नहीं। क्यों? कानून बन गया,
जमीन वापसी की बात हो रही थी, फिर क्या दिक्कत रह गई थी? दिक्कत ये थी कि कानून सिर्फ पिछले 20 साल में छीनी गई जमीन की बात कर रहा था, जबकि सरदार क्या चाहते थे? वो चाहते थे वो सारी जमीन वापस जिस पर कभी उनके पुरखों का हक था, चाहे वो 100 साल पहले छीनी हो या 200 साल पहले। उनके लिए ये सिर्फ 20 साल का मामला नहीं था, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे अन्याय का सवाल था। अच्छा, तो वो इतिहास में बहुत पीछे जाकर अपना पूरा हक मांग रहे थे। समझ गया। बिल्कुल। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि राजहंस, खुंटकट्टी, कोरकर जैसी कई और जरूरी किस्म की जमीनें इस कानून के दायरे से बाहर ही रह गईं। खुंटकट्टी व्यवस्था तो जैसे मुंडा समुदाय की आत्मा थी, जहां पूरे गांव या कबीले का जमीन पर साझा हक होता था। इन जमीनों को बाहर रखने का मतलब था कि उनकी जड़ पर ही चोट करना, और जमींदार धीरे धीरे इन बची हुई जमीनों पर भी कब्जा कर रहे थे। रैयत विरोध कर रहे थे। मतलब झगड़े की जो असली जड़ थी, पुश्तैनी जमीन पर पूरा अधिकार, वो तो बनी ही हुई थी। तो सरकार के इस कदम से भी पूरी तरह बात बनी नहीं। अब कहानी में मिशनरियों का जिक्र आता है, उनका क्या रोल था इस सब में? हाँ, अब आते हैं मिशनरी। 1876 में जर्मन मिशन ने सरकार के पास एक याचिका भेजी। इसमें उन्होंने शिकायत की कि सर्वे का काम करने वाले जो देसी कमिश्नर हैं, वो जमींदारों का पक्ष ले रहे हैं, रैयतों के साथ नाइंसाफी हो रही है। और उन्होंने ये भी मांग की कि आदिवासियों से हर तरह के टैक्स लेना बंद किया जाए। तो मिशनरी एक तरह से रैयतों के पक्ष में खड़े दिख रहे थे। सरकार ने क्या कहा इस पर? सरकार का जवाब बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने मिशनरियों की हमदर्दी की तारीफ तो की, हाँ भाई आप अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन 2 बातें साफ कह दी। पहली, सिर्फ ईसाई धर्म अपना लेने से आदिवासियों को कानून में कोई खास रियायत या फायदा नहीं मिलेगा। और दूसरी, देसी कमिश्नरों के खिलाफ जो पक्षपात की शिकायत थी, उसे भी सरकार ने खारिज कर दिया। बोली कोई सबूत नहीं है। ओहो, तो मिशनरियों की कोशिश भी एक तरह से नाकाम ही रही। इससे तो आदिवासियों का उन पर से भरोसा कम हुआ होगा। बिल्कुल। इस घटना से मिशनरियों की जो साख्त थी, उस पर सवाल उठने लगे। लोगों को लगा कि शायद ये उतने असरदार नहीं है जितना हम सोचते थे, या ये हमारी लड़ाई को अंजाम तक नहीं पहुंचा सकते। और यहीं से आंदोलन के चरित्र में एक और बदलाव आना शुरू होता है। कैसा बदलाव, किस तरह का? अब आंदोलन सर जमीन वापसी तक नहीं रहा। 19वीं सदी के 9वें दशक में, यानी 1880 के दशक में, आंदोलन ने पुराने दौर को, पुराने मूल्यों को फिर से लाने की बात करनी शुरू कर दी। 1879 की एक याचिका में मुंडाओं ने साफ साफ दावा किया, छोटा नागपुर हमारा है। अब ये सिर्फ जमीन की मांग नहीं थी, ये एक राजनीतिक हुंकार थी, अपने राज की बात थी। ये तो बहुत बड़ा दावा था। छोटा नागपुर हमारा है, सीधा ऐलान। और बात यही नहीं रुकी। 1881 में तो आप मानेंगी नहीं, हद ही हो गई। जॉन वेपटिस नाम के एक शख्स के नेतृत्व में सरदारों का एक दल छोटा नागपुर राज्य की पुरानी राजधानी दोईसा पहुंच गया। हाँ? वहां उन्होंने खुद को स्थापित किया और छोटा नागपुर को एक स्वतंत्र राज्य ही घोषित कर दिया। क्या सच में? उन्होंने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया? फिर क्या हुआ? अंग्रेजों ने कुछ नहीं किया? अरे, सरकार कहाँ चुप बैठने वाली थी। उन्होंने फौरन एक्शन लिया। इस विद्रोह को कुचल दिया गया। जॉन बैप्टिस्ट समेत जो भी नेता थे, सबको पकड़ लिया गया, सजा हुई। लेकिन इस घटना ने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि सरदारी आंदोलन अब पूरी तरह से राजनीतिक हो चुका था। वो अब सिर्फ जमीन नहीं, अपना राज चाहते थे। तो सरकार से निराशा, मिशनरियों से भी उम्मीद टूटी। अब सरदारों के पास क्या रास्ता बचा था? उनका भरोसा अब किस पर था, या किसी पर नहीं? यही सबसे अहम मोड़ था। सरदारों का भरोसा अब लगभग हर बाहरी ताकत से उठ चुका था। जर्मन मिशन से तो वो पहले ही दूर हो गए थे। 1886-87 के आसपास उन्होंने लूथरन मिशन के जो बड़े पादरी थे, डॉक्टर नॉटरोट, उनसे साफ साफ कहा, भाई अगर आप में सच में कोई दम है, कोई शक्ति है, तो हमारी जमीन हमें वापस दिलाइए। जब मिशन ने कहा कि भाई ये हमारे बस का नहीं है, तो सरदारों ने न सिर्फ उनसे सारे रिश्ते तोड़ लिए, बल्कि उनका कड़ा विरोध भी करना शुरू कर दिया। यानी मिशनरियों से पूरी तरह कह सकते हैं मोहभंग हो गया। हाँ बिल्कुल। इसके बाद उन्होंने एक और कोशिश की। वे समर्थन के लिए रोमन कैथोलिक मिशन की तरफ गए। तोरपा इलाके में फादर लिमेस काफी एक्टिव थे। उनके प्रयासों से कैथोलिक बनने वाले आदिवासियों की संख्या एकदम से बढ़ी।
हमारे स्रोती ये भी बताते हैं कि फादर लिमिस ने 1889-90 के दौरान इस आंदोलन को बसिया, पालकोट, सिसाई, चैनपुर जैसे नए इलाकों में भी फैलाया। कुछ रिपोर्टों में तो ये भी कहा गया कि कई लोगों को डरा धमका कर या जबरदस्ती बाल काटकर भी धर्म बदलवाया गया। मतलब तरीके थोड़े विवादित भी रहे। लेकिन क्या कैथोलिक मिशन उनकी जमीन की लड़ाई में उनका साथ दे पाया या यहाँ भी वही हुआ? नहीं, यहाँ भी वही हुआ। जैसे ही जमींदारों और रैयतों के बीच संघर्ष तेज हुआ, कैथोलिक मिशन ने भी अपने लोगों को साफ कह दिया कि भाई जमीन के झगड़ों से दूर रहो। करीब 200 कैथोलिक प्रचारक गिरफ्तार भी हुए इस चक्कर में, हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। नतीजा क्या हुआ? वही, कैथोलिक मिशन से भी सरदारों को निराशा ही मिली। मिशनरियों से पूरी तरह नाउमीद होने के बाद उन्होंने क्या किया? कोई और रास्ता सोचा? हाँ, उन्होंने सोचा कि शायद कानून का रास्ता काम कर जाए। वे कलकत्ता गए, वहां के बड़े बड़े वकीलों से मिले, अपनी समस्या बताई। उम्मीद थी कि शायद ये नामी वकील उनकी मदद कर सकेंगे, उनकी बात ऊपर तक, इंग्लैंड तक पहुंचा सकेंगे। और वकीलों ने मदद की या यहाँ पे? यहीं उनके साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ। स्रोत बताते हैं कि एक वकील थे जैकब, उन्हें छोड़कर बाकी लगभग सभी वकीलों ने सरदारों को झूठे दिलासे दिए। उन्होंने वादा किया कि हम तुम्हारा केस इंग्लैंड में महारानी तक ले जाएंगे, वाइसरॉय तक, प्रिवी काउंसिल तक ले जाएंगे। और इन झूठे वादों के नाम पर उन्होंने बेचारे भोले भाले सरदारों से उस जमाने में, अंदाजा लगाइए कितना, 1 लाख रुपए से भी ज्यादा की रकम ठग ली। 1 लाख रुपए उस जमाने में? ये तो बहुत ही बड़ी रकम थी, सरासर ठगी थी ये तो। इसका क्या असर हुआ होगा आंदोलन पे? ये तो कमर तोड़ने वाली बात थी। इस धोखे ने सरदारों को अंदर तक हिला दिया, बिल्कुल, लेकिन इसने आंदोलन को और ज्यादा कट्टर, और ज्यादा उग्र भी बना दिया। 1890 के बाद इस अनुभव ने सरदारी आंदोलन को पूरी तरह से राजनीतिक और कह सकते हैं क्रांतिकारी बना दिया। अब उनका गुस्सा सिर्फ जमींदारों पे नहीं था, अब यूरोपियन अफसर, मिशनरी, वकील, सरकार, ये सब उनके निशाने पर थे। उन्हें पक्का यकीन हो गया था कि जमींदारों ने इन सब को खरीद लिया है, ये सब मिले हुए हैं, हमारी बात कोई नहीं सुनेगा। वकीलों से भी भरोसा उठ गया, अदालतें भी उनके लिए बेकार हो गई फिर तो। बिल्कुल, उन्हें लगने लगा था कि सरकारी अफसरों और दिक्वों, मतलब बाहरी शोषक, चाहे वो जमींदार हों, महाजन हों, ठेकेदार हों, इनकी जो मिली भगत है उसे अदालतों के जरिए तोड़ना नामुमकिन है। कुछ सरदारों ने तो कानूनी रास्ते पर चलना पूरी तरह से छोड़ ही दिया, बोले बेकार है ये सब। तो अब उनके मन में क्या चल रहा था? अगर कानूनी रास्ते बंद, मिशनरी मददगार नहीं, सरकार दुश्मन, तो फिर क्या रास्ता क्या था? उनके मन में अब एक ही बात घर कर गई थी, हमारी सारी मुसीबतों की जड़ ये ब्रिटिश राज है। यही राज हमारे दुश्मनों को, यानी दिक्वों और जमींदारों को बचाता है, उनको शह देता है। इसलिए अगर अपनी जमीन और अपना राज वापस पाना है तो इस राज को ही उखाड़ फेंकना होगा। और इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही क्रांतिकारी और आप कह सकते हैं भयानक फैसला लिया, सभी यूरोपियनों को मार डालने का। सभी यूरोपियनों को मार डालने का फैसला? ये तो मतलब बहुत ही उग्र कदम था। क्या उन्होंने ऐसा करने की कोशिश भी की? हाँ, कोशिश हुई। 1892 में ठेकेदारों और मिशनरियों को निशाना बनाकर उन्हें मारने का एक षड्यंत्र रचा भी गया। लेकिन जैसा कि स्रोत बताता है, उस वक्त सरदारों के पास कोई एक ऐसा नेता नहीं था जिसे सब माने, जो ताकतवर हो, जो इस योजना को ठीक से अंजाम दे पाता। लीडरशिप की कमी थी। इस वजह से ये कोशिश नाकाम हो गई। अब सरदारों को शिद्दत से एक करिश्माई नेता की जरूरत महसूस हो रही थी, जो उनके इस बिखरे हुए गुस्से और संघर्ष को एक दिशा दे सके। और यहीं पर बिरसा मुंडा की एंट्री होती है ना? बिल्कुल, ये वो टाइम था जब बिरसा मुंडा एक धार्मिक और सामाजिक नेता के तौर पर उभर रहे थे। उनकी पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, और स्रोत भी इसे साफ करता है। बिरसा ने खुद कभी सरदारों का नेतृत्व स्वीकार नहीं किया, ना ही वो सरदारी आंदोलन के नेता बने। तो फिर ये दोनों आंदोलन जुड़े कैसे, अगर बिरसा नेता नहीं बने तो? देखिए, सरदार बहुत अनुभवी थे, चतुर थे। उन्होंने देखा कि बिरसा के नाम पर हजारों लोग जमा हो रहे हैं, उनमें एक नया जोश है। तो उन्होंने बिरसा की इस बढ़ती लोकप्रियता का इस्तेमाल अपने पुराने सरदारी आंदोलन के विचारों को फैलाने और भीड़ जुटाने के लिए करना शुरू कर दिया। वो बिरसा की सभाओं में जाते, लोगों को भड़काते, उन्हें जमींदारों और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उकसाते, अपने मुद्दे उठाते। तो मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं कि अनुभवी सरदारों ने बिरसा के धार्मिक सामाजिक आंदोलन को अपने राजनीतिक मकसद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की।
क्या इसमें कोई अंदरूनी टकराव नहीं हुआ? ये एक जटिल स्थिति थी, बिल्कुल। बिरसा के आंदोलन में इन पुराने अनुभवी सरदारों का शामिल होना एक बहुत बड़ी बात थी। इससे बिरसा के आंदोलन को जबरदस्त जमीनी समर्थन मिला, संगठन मिला। लूथरन स्कूल के टीचर थे बोर्डन, जो उस वक्त सरदार आंदोलन में काफी रुचि ले रहे थे, वो जुड़ गए। तोरपा इलाके के पुराने सरदार नेता थे जोहान मुंडा, एलिस्बा मुंडा। ऐसे कई बड़े सरदार बिरसा के साथ एक्टिव हो गए। तो बिरसा पर सरदारों का असर जरूर पड़ा। उनके कुछ विचार बिरसा ने अपनाए भी, लेकिन बिरसा पूरी तरह उनके हाथ में नहीं थे। वो उनके प्रवक्ता नहीं बने। बिरसा का अपना एक अलग विजन था। हाँ, ये जरूर हुआ कि बिरसा के आने से जो दशकों से सरदारी आंदोलन चला रहा था, उसे एक क्लियर, एक ठोस राजनीतिक प्रोग्राम मिल गया। और दूसरी तरफ सरदारी आंदोलन की कुछ ज्यादा उग्र बातें, जैसे सभी विदेशियों को मार डालना, अपना मुंडा लाज कायम करना, सरकार को कोई लगान न देना, ये बातें बिरसा के आंदोलन में भी शामिल हो गई हैं। स्रोत में इसे आंदोलन का बेढंगापन भी कहा गया है। मतलब सरदारी आंदोलन की कुछ पुरानी, शायद अव्यावहारिक बातें बिरसा आंदोलन पर हावी होने लगी। तो अब बिरसा आंदोलन को सीधे सीधे दिकुओं और अंग्रेजों के खिलाफ माना जाने लगा। सरदारी आंदोलन और बिरसा आंदोलन एक तरह से घुलमिल से गए। हाँ, बिल्कुल। खासकर जब बिरसा पहली बार जेल से रिहा होकर आए, तब उनका आंदोलन पूरी तरह से राजनीतिक हो चुका था। अब मुंडा सरदार और भी ज्यादा उनकी तरफ खिंचने लगे। बिरसा की सभाओं में भारी भीड़ उमड़ने लगी। कहते हैं डोमबारी पहाड़ पर जो सभा हुई थी, वो शायद सबसे बड़ी थी। हजारों लोग आए थे वहां। लेकिन ये जो नए ज्यादा उग्र सरदार बिरसा के साथ जुड़े और हिंसा पर जोर देने लगे, इसका आंदोलन पर क्या असर पड़ा? क्या ये अच्छा रहा? नहीं, इसका असर अच्छा नहीं हुआ। आंदोलन में हिंसा बढ़ने लगी। स्रोत बताता है कि कई जगहों पर आगजनी हुई, तीरंदाजी की घटनाएं हुई। मुंडा सरदार गांव-गांव घूमकर बिरसा आंदोलन का प्रचार तो कर रहे थे, लेकिन उनके तरीकों से चारों तरफ एक डर का माहौल भी बन रहा था। ये उग्रता शायद आंदोलन के पतन का एक कारण भी बनी। और फिर अंत कैसे हुआ इस सरदारी आंदोलन का? क्या वो बिरसा आंदोलन के साथ ही खत्म हो गया? हाँ, बिल्कुल। सरदारी आंदोलन का अंत भी बिरसा आंदोलन के पतन के साथ ही जुड़ा हुआ है। जब बिरसा दोबारा पकड़े गए और फिर जेल में उनकी मृत्यु हो गई, तो पूरा आंदोलन जैसे बिखर गया। लीडरशिप खत्म हो गई। बिरसा के अनुयायियों के साथ साथ कई पुराने और नए सरदारों पर भी मुकदमे चलाए गए। उन्हें लंबी लंबी सजाएं हुई। तो नेतृत्व के बिना दोनों ही आंदोलन धीरे धीरे समाप्त हो गए। तो क्या मतलब इतने दशकों का संघर्ष, इतनी कुर्बानियां सब बेकार गया? कोई नतीजा नहीं निकला? नहीं, बेकार नहीं गया, बिल्कुल नहीं। भले ही आंदोलन अपने अंतिम लक्ष्य यानी पूरी आजादी या सारी जमीन की वापसी को हासिल नहीं कर पाया, लेकिन उनका वो दशकों लंबा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। उनकी आवाज, उनकी लड़ाई की गूंज आखिरकार सरकार के कानों तक पहुंची। सरकार को ये एहसास हुआ कि आदिवासियों की समस्याओं को अब और टाला नहीं जा सकता, उन्हें सुनना पड़ेगा। बिल्कुल। और इसी एहसास का नतीजा था कि सरकार को आदिवासियों की जमीनी हकीकत को समझने और उनकी स्थिति सुधारने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने पड़े। 1908 में एक बहुत महत्वपूर्ण कानून पास किया गया, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, यानी छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, CNT एक्ट। हाँ, ये कानून सरदारी आंदोलन के लंबे और मुश्किल संघर्ष का एक सीधा, एक ठोस नतीजा था। इस कानून ने जमीन के मामलों में आदिवासियों को कई जरूरी अधिकार दिए, उनकी जमीनों को बाहरी लोगों के हाथों में जाने से रोकने के उपाय किए, खुंटकट्टी जैसी जो उनकी पारंपरिक व्यवस्थाएं थीं, उनको भी कुछ हद तक कानूनी मान्यता दी, भूईहरी जमीन के अधिकारों को भी सुरक्षित किया। ये बेशक वो सब कुछ नहीं था जो सरदार चाहते थे, उनकी मांगें और बड़ी थीं, लेकिन ये दशकों के संघर्ष की एक बहुत बड़ी और ठोस उपलब्धि थी। तो ये थी छोटा नागपुर के सरदारी आंदोलन की कहानी। कैसे जमीन पर अपने हक की एक लड़ाई धीरे धीरे बाहरी ताकतों, चाहे वो मिशनरी हों, वकील हों, जमींदार हों, उनसे मोहभंग के बाद आखिरकार पूरी ब्रिटिश व्यवस्था के खिलाफ एक राजनीतिक लड़ाई में बदल गई। ये भरोसे की, धोखे की, नाउमीदी की और फिर शायद अपने दम पर खड़े होने की कोशिश की एक सबक देने वाली कहानी है। हाँ, और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है, वो ये है कि कैसे जमीन जैसे स्थानीय मुद्दे इतने बड़े, इतने राजनीतिक और इतने विस्फोटक आंदोलन को जन्म दे सकते हैं। ये दिखाता है कि लोगों का अपनी जमीन, अपनी जड़ों से जुड़ाव कितना गहरा होता है। और दूसरी दिलचस्प बात यह है कि कैसे नेतृत्व की कमी महसूस होने पर
कोई आंदोलन किसी मौजूदा लोकप्रिय हस्ती जैसे बिरसा मुंडा के आसपास केंद्रित हो सकता है, भले ही वो व्यक्ति सीधे तौर पर उस पुराने आंदोलन का नेता न भी हो। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और कभी-कभी आंदोलन की मूल दिशा भी बदल जाती है। सही कहा। और 1908 का सीएनटी एक्ट ये भी दिखाता है कि लंबे संघर्ष के नतीजे मिलते जरूर हैं, भले ही देर से मिलें, शायद उम्मीद से थोड़े कम हों, पर मिलते जरूर हैं। इस पूरी कहानी में बाहरी ताकतों, चाहे वो मिशनरी हों, वकील हों, सरकार और स्थानीय लोगों की अपनी उम्मीदों, अपनी आकांक्षाओं, जमीन पर हक, अपना राज के बीच एक लगातार कश्मकश दिखती है। हर मोड़ पर भरोसे और फिर मोहभंग की एक परत खुलती जाती है। और ये आज के लिए भी एक बहुत ज़रूरी सवाल छोड़ जाता है, मुझे लगता है। जब भी हम ऐतिहासिक अन्यायों को सुधारने की कोशिश करते हैं या मान लीजिए किसी समुदाय की मदद करने जाते हैं, तो बाहरी मदद, चाहे वो कोई संस्था हो, सरकार हो या कोई और उस स्थानीय समुदाय की अपनी आवाज़, उनकी अपनी स्वायत्ता, उनके अपने नेतृत्व के बीच वो सही संतुलन कैसे बनाया जाए? बाहरी हस्तक्षेप कहाँ तक ज़रूरी है और कब वो अनजाने में ही सही उस समुदाय की अपनी लड़ाई की दिशा को बदलने लगता है, इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।